आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 1 से। यहां पर कहा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। साथियों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है, यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो बताइएगा उड़ीसा में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, राजस्थान में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहा जाता है। फ्लोरा, फाना, बायोस्फीयर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहां पर बात हुई है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य की, तो उसे कहा जाता है भाई फाना। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति के समूह को क्या कहा जाता, तो बताइएगा फ्लोरा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन, ऑक्टेन या फिर डेकेन। साथियों पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन नंबर। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो बताइएगा पेट्रोलियम उत्पादन से है। पूछा जाए डीजल की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है, तो बताइएगा C10 नंबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है भैया वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक अवश्य कर देना। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। साथियों आप लोग ध्यान रखना, जो बलुई मिट्टी होती है इसमें रेत अर्थात बालू की जो मात्रा है अधिक पाई जाती है। इसलिए यह मिट्टी तेज हवाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपसे पूछा जाए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो बताइएगा काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तब भी आपका आंसर होगा काली मिट्टी को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। वह स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है। द्वीप, प्रायद्वीप, दोआब या फिर महाद्वीप। साथियों ऐसा स्थलीय भाग जो कि साथियों 3 ओर से क्या है जल से घिरा हो, उसे साथियों कहा जाएगा प्रायद्वीप, अर्थात करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताइएगा गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। सियांग नदी महोत्सव कहां मनाया जाता है। असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। सियांग नदी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए
प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। बोमडिला दर्रा साथियों भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। पूछा जाए नाथुला दर्रा कहां पर है, तो भैया मेरे नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नीति दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में है। आपको दर्रे भी पता होने चाहिए कौन सा दर्रा किस स्टेट में है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है? आप सभी लोग जल्दी से इन चारों ऑप्शन को पढ़ लें और आंसर कमेंट करें कि आंसर यहां पर किसके साथ जाएगा। तो यहां पर क्या है, बीमार पड़ने की संभावना बताना है सबसे अधिक कब होगी। तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। देखिए मलेरिया से ठीक होने के बाद जब वो 4 दिन के उपवास पर होगी तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो उसकी इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाएगी और वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है क्या कहलाता है? कोहरा, ओस या फिर बादल? तो साथियों धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है उसे कहा जाता है साथियों कोहरा। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ यहां पर चला जाएगा। ठीक है, कोहरा क्या होता है? देखिए भैया वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुआं एवं संघनित जलपिंडों को भाई कोहरा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? बताएंगे आप सभी लोग। क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन या फिर आइंस्टाइन? साथियों टूटकर गिरते हुए पिंडों के जो सिद्धांत की खोज है वो की है गैलीलियो महोदय ने। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इन्होंने बताया है कि टूटकर गिरते हुए पिंड की जो दूरी है वह समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। शुष्क बर्फ कहलाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? साथियों शुष्क बर्फ है अर्थात ड्राई आइस है, ये कहा जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि पूछा जाए आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। पूछा जाए अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है तो बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे पॉइंट आप लोग भाई ध्यान से सुनते जाओ या फिर आप कॉपी में नोट करते जाओ तो बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए लिग्नाइट किसका एक प्रकार है? लोहा, कोयला, अभ्रक या फिर मिट्टी? साथियों लिग्नाइट है एक कोयले का प्रकार है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे कहा जाए भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है तब आपका आंसर होगा लिग्नाइट को। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? हरिद्वार, काशी, मनाली या फिर मदुरई? तो मेरे भाई त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरई को। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं और आप जरूर बताना कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया है। आप सभी लोग वीडियो देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में नहीं बताते कि भैया मैंने कितना स्कोर किया है। तो जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को
क्या कहा जाता है? कीटाणु, रोगजनक, वाहक या फिर विषाणु? देखिए भाई, यहां पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति बीमार है तो जो संक्रामक एजेंट हैं उनको उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने वाले को क्या कहा जाएगा? तो भैया उसे वाहक कहा जाएगा मेरे भाई। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ यहां पर चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? नाइट्रेट, फास्फेट, टंगस्टन या फिर पोटास? उर्वरक होता क्या है भाई मेरे? उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं साथियों जो मृदा में डाले जाने पर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि की आपूर्ति करते हैं। तो यहां पर नाइट्रेट, फास्फेट और पोटास ये तो खनिज हैं, उर्वरक खनिज, लेकिन टंगस्टन नहीं है। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है उसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए भाई मेरे, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हो गई भैया बीच से जाने वाली रेखा, ठीक है। तो साथ ही जो ऊपर वाला भाग है इसे कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाले भाग को कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध है। और साथ ही जो रेखा ये बांट रही है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इस रेखा को कहा जाएगा भूमध्य रेखा, ठीक है। और साथ ही जो कर्क रेखा होती है वो ऊपर होती है और भूमध्य और मकर रेखा क्या है? भूमध्य रेखा के नीचे होती है। ये भी आपको पता होना ही चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? फल तना, फूल तना या फिर जड़? भैया मेरे जो प्याज है यह है एक तना का परिवर्तित रूप है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ, सी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी। देखिए आलू हो गया, ठीक है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया और अदरक हो गया, ये क्या है भैया? तना की श्रेणी में आएंगे। शकरकंद जड़ की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? इंसुलिन की खोज किसने की? एफ बेंटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या फिर रोनाल्ड रॉस? भैया मेरे इंसुलिन की खोज की थी एफ बेंटिंग ने। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। पूछा जाए इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तब आपका आंसर होगा जिंक धातु पाई जाती है। इंसुलिन की कमी से क्या है? मधुमेह अर्थात डायबिटीज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूछा जाए मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी, तो बताइएगा रोनाल्ड रॉस ने, जिसके लिए साथ ही उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 पर। यहां पर कहा गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेरे भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तब आपका आंसर होगा इंडोनेशिया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15-20 पर आते हैं। रक्त है जो हमारा ब्लड है, बताइए क्या है? अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय या फिर उदासीन? मेरे भाई रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, आप सभी को पता है, जिसका पीएच मान होता है 7.4। तो यहां पर पीएच मान क्या है? 7 से अधिक है, अर्थात रक्त की जो प्रकृति है वो कैसी है? क्षारीय होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, कितना स्कोर किया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।